हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का थर्ड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड द डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो सेशन 2 और 1 में हमने देखे थे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसमें ऑल्टरेशन कैसे करना है, और फिर उसमें सेक्रेटरी के ड्यूटीज़ क्या रहेंगे ऑल्टरेशन के लिए। सो इसमें हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब इसमें हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि एक कंपनी है, कंपनी ने बॉन्ड इशू किए। बॉन्ड इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक अ लोन, हम बोल सकते हैं कि आपको बॉन्ड अगर आप इशू करते हो पब्लिक को, पब्लिक आपके बॉन्ड्स लेंगी और फिर आपको थोड़े टाइम बाद वो बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट भी पे करना है और आपको उस बॉन्ड्स को रिपे भी करना है। सो अभी एक पर्टिकुलर कंपनी ने बॉन्ड्स इशू किए। इनके आर्टिकल्स में एक प्रोविज़न ये था कि वो उनको जब भी बॉन्ड इशू करना हो तो उनको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। लेकिन इस कंपनी ने ऐसा कोई रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास नहीं कर दिया, डायरेक्ट इशू कर लिया। लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया उस बॉन्ड्स को, या सब्सक्राइब नहीं, परचेज़ कर लिया उस बॉन्ड्स को। अभी जब पैसा रीपे करने की बात आई तो कंपनी के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर लिया, पैसे रीपे नहीं किए। तो जब जो बॉन्ड होल्डर्स है वो लोग जब कोर्ट में क्लेम करने के लिए गए तो कंपनी ने क्या किया, कहा कि मैंने जो ओरिजिनली बॉन्ड इशू किए थे वही गलत किया था। मैंने अपना प्रोसीजर जो रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना था, मैंने अपना प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया। तो ये जो भी बॉन्ड्स है ये सारे इनवैलिड है, तो इसीलिए मुझे किसी भी चीज़ को रिपे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में कोर्ट को क्या करना चाहिए? सामने कंपनी बोल रही है कि मैंने जो इशू किया मैंने इलीगली इशू किया, तो ठीक है आप डायरेक्टर्स को पनिश कर दो, आप किसी एम्प्लॉई को पनिश कर दो, लेकिन कंपनी को पनिश मत करो। कंपनी ने तो कुछ गलत नहीं किया है, जो गलती की है वो डायरेक्टर्स ने की है, कंपनी सेक्रेटरी ने की है। आप उनको चाहे जितना भी पनिशमेंट दे दो, लेकिन कंपनी के पास से ये लोन का पैसा वापस रीपे मत करवाओ। और उनका ये तर्क था, उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप उसको रजिस्टर करते हो आरओसी में, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो भी आप रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करते हो। तो फिर जो भी बॉन्ड परचेज करने वाले लोग हैं उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। वो लोग चाहते तो अपना आर्टिकल्स खरीद के, थोड़ा एक फ़ीस दे के आर्टिकल्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास से ख़रीद के उसको रीड करके वेरीफाई कर लेती कि भाई बॉन्ड के लिए तो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, इस केस में पास नहीं हुआ है, तो ये तो बॉन्ड गलत है, तो मुझे नहीं खरीदना चाहिए। तो ये उनका आर्ग्यूमेंट था, लेकिन इस बात को किसी ने चलाया नहीं, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। वाई? बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में ये अजम्पशन होता है, ये अज्यूम किया जाता है कि कंपनी ने जो भी काम किया है वो सही होगा। तो अगर जो भी बॉन्ड होल्डर्स है उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि भाई कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है, तो कंपनी ने अपने सारे इंटरनल प्रोसीजर, अपने आर्टिकल्स के सारे प्रोविज़न को फॉलो करने के बाद ही बॉन्ड इशू किया होगा, तो मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और इस चीज़ को फिर कोर्ट अलाउ करती है। The meaning of this principle is that the third party dealing with the company believes that the internal management of the company is regular and proper. It is commonly believed that the third party are conversant or they know the details of the memorandum of association and articles of association. This is an assumption made because the memorandum and articles are public document. Hence, ignorance of any person about these documents is not acceptable. It is not accept these arguments that I was not aware of the articles is actually not acceptable under the code, except in case of doctrine of indoor management. In this doctrine, a common man will presume that whatever transaction is done by the company must have been done as per the rules mentioned in Articles of Association. He will presume that all the procedures to complete the work which is mentioned in the memorandum and articles must have been complied with.
नाउ इस डॉक्ट्रिन के भी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन मतलब कि अगर कंपनी ने आर्टिकल्स के खिलाफ काम किया है फिर भी डॉक्ट्रिन के हिसाब से जो थर्ड पार्टी है उसको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये जो 5 एक्सेप्शन है उसमें थर्ड पार्टी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। फर्स्ट ये है कि अगर कंपनी ने कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए उनके पास पावर्स ही नहीं है तो फिर इस डॉक्ट्रिन में उनको थर्ड पार्टी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये हमने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स में देखा था कि भाई उसको कुछ भी पावर है नहीं तो वो काम नहीं कर सकती है। तो ये अगर कोई केस होता है तो उसके डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के एक्सटेंशन ही है, उसमें इनको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कि जो थर्ड पार्टी है उसको कैसे पता चला कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का वायलेशन हुआ है। आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोविज़न दिए हैं वो आपने फॉलो नहीं की, ये थर्ड पार्टी को पता कैसे चला? अगर उसको ये बात कोई फ्रॉड से पता चला, उसने इलीगली कंपनी का कोई इंटरनल डॉक्यूमेंट लीक करवाया हो और उससे उसे ये डेटा मिला हो कि हाँ कंपनी ने कुछ फ्रॉड किया है, तो उसके और फिर वो इलीगल डॉक्यूमेंट वो कोर्ट में लेके जाएगा, तो फिर उस केस में कोर्ट उसको नहीं चलाएगी, कोर्ट उसको बेनिफिट नहीं देगी, बिकॉज उसका जो पूरा केस है इज़ डिपेंडेंट ऑन एन डॉक्यूमेंट जो कि इलीगली ऑब्टेन किया गया है। नेक्स्ट इज द थर्ड पार्टी को ऑलरेडी पता था कि पहले ही कुछ गड़बड़ हो चुका है, लेकिन फिर भी उसने ट्रांजैक्शन कैरी आउट किया, तो उस केस में उसको पहले पता था तो उसको ध्यान रखना चाहिए था। ये डॉक्ट्रिन कब अप्लीकेबल होगा? जब थर्ड पार्टी को बिल्कुल कुछ आइडिया था ही नहीं इस बारे में और उसने इनोसेंटली भरोसा करके ये चीज़ किया है। ये अगर उसने जानबूझ के ये गलती की है, गलती नहीं बोल सकते, जानबूझ के ये ट्रांजैक्शन किया है, तो फिर ये डॉक्ट्रिन उसको एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें उसको आर्टिकल्स और मेमोरेंडम डिटेल में रीड करने की ज़रूरत थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दो कंपनी को मर्ज कर रहे हो तो उस केस में आप जिसके साथ भी मर्जर कर रहे हैं आपको उसका 100% इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और वैसे केस में अगर आपने आर्टिकल्स में कोई प्रोविज़न है कि इस तरीके से रेजोल्यूशन पास करने पर ही मर्जर अप्रूव होगा और आपने वो रेजोल्यूशन पास नहीं किया, तो आप बिकॉज मर्जर कर रहे हो इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए, आपको आर्टिकल्स पूरा पता होना चाहिए, और फिर भी ये चीज़ मिस हो जाती है तो फिर आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। When it becomes necessary for the outsider to inquire about the company, in spite of that, he does not make an inquiry. क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी की भी गलती है कि या तो उसने आर्टिकल्स ढंग से रीड नहीं किया या फिर आर्टिकल्स ढंग से रीड किया लेकिन उसने इस बात को इग्नोर कर लिया कि ठीक है रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, तो इस केस में उसको डॉक्ट्रिन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज व्हेन द एक्ट ऑफ द ऑफिसर इज विदाउट पावर, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। तो फर्स्ट और फिफ्थ सॉर्ट ऑफ रिलेटेड है। फर्स्ट में कंपनी के पास पावर नहीं था काम करने के लिए, इसलिए डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं है। फिफ्थ में वो जो ऑफिसर है जो काम कर रहा है उसके पास पावर नहीं है, तो ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं है। सो इसका हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। एक कंपनी में ऐसे हुआ था कि एक पर्सन को शेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ, लेकिन वो शेयर सर्टिफिकेट में एक ऐसा कंडीशन था कि 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर होना चाहिए और कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर होना चाहिए। अब कंपनी सेक्रेटरी ने क्या किया, उसने खुद का तो साइन कर लिया और जो दोनों डायरेक्टर है उसकी नकली सिग्नेचर की उन्होंने, तो ये फॉर्जरी का केस हुआ। तो इसमें कोर्ट ने ये डिसाइड किया बिकॉज़ ये फॉर्जरी तो कंपनी सेक्रेटरी ने की है, कंपनी के तरफ से कोई भी गलती नहीं है, इसलिए कंपनी विल नॉट बी लायबल फॉर दिस फॉर्जरी डन बाय द ऑफिसर्स। तो इसके साथ हम डॉक्ट्रिन वाला सेक्शन कंप्लीट करते हैं। इसमें एक और एग्जांपल है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में, एक और केस का एग्जांपल है। ये केस में ये हुआ था कि एक जो चेक था वो थर्ड पार्टी को हमने दिया था। अभी ये जो चेक है उसमें सिग्नेचर 2 डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी का था, होना चाहिए था एज़ पर आर्टिकल्स, और उसमें था भी, चेक में 2 डायरेक्टर्स के
और एक सेक्रेटरी के सिग्नेचर थे, वो हमने थर्ड पार्टी को दिए। बाद में पता चला कि जो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट इटसेल्फ था, जो जनरल मीटिंग में प्रोसीजर फॉलो करके उनको अपॉइंटमेंट करना चाहिए था, वो प्रोसीजर फॉलो किया ही नहीं गया था। जो डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए थे वो गलत तरीके से अपॉइंट हुए थे। वो डायरेक्टर्स की तरह काम तो कर रहे थे, पर उनका अपॉइंटमेंट इटसेल्फ गलत तरीके से हुआ था। तो इसमें भी माना गया कि थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो नहीं है ना कि जो भी बंदा साइन कर रहा है सब लोगों का मैं ये देखूं कि उनका अपॉइंटमेंट भी सही तरीके से हुआ है कि नहीं। इतना डिटेल में तो थर्ड पार्टी नहीं जा सकती है। तो इस केस में कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि जो पर थर्ड पार्टी है उसको पूरे का पूरा अमाउंट मिलेगा, भले वो चेक में डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम हो रही हो, बट फिर भी उसे पूरे पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। मेमोरेंडम आपको कंपलसरीली बनाना है, उसको रजिस्टर करना है और इसके बेसिस पे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑप्शनल है, आप बना सकते हैं या फिर आप टेबल एफ अडॉप्ट कर सकते हैं। बट जैसे हमने देखा था टेबल एफ सिर्फ उन कंपनीज़ के लिए है जो लिमिटेड बाय शेयर है, तो सिर्फ उन लोग लिमिटेड बाय शेयर कंपनी के लिए ही ऑप्शनल है कि आप टेबल एफ अडॉप्ट कर सकते हो। बाकी जो भी टाइप के कंपनीज़ हैं उनको आर्टिकल्स बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। मेमोरेंडम कंपलसरी रजिस्टर करवाना है, आर्टिकल्स को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो टेबल एफ अडॉप्ट कर रही है तो अगर वो खुद से आर्टिकल्स बना रही है तो उसको कंपलसरी रजिस्टर करना पड़ेगा। सिर्फ टेबल एफ अडॉप्ट कर रही है तो उसको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है उसका इम्पोर्टेंस। मेमोरेंडम सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सिर्फ इंटरनल वर्किंग के लिए ज़रूरी है। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो मेमोरेंडम ये डिसाइड करेगा कि हम क्या काम करेंगे, आर्टिकल्स ये डिसाइड करेगा कि हम कैसे काम करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिटरमाइंस द एरिया ऑफ द वर्क, आर्टिकल्स डिटरमाइंस हाउ द वर्क विल बी डन और हाउ द कंपनी विल फंक्शन। ऑल्टरेशन मेमोरेंडम में इजी नहीं है। मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और भी काफ़ी प्रोसीजर है। आर्टिकल्स में थोड़े कंपैरेटिवली कम प्रोसीजर है, आप उसको सिर्फ जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ट्राइब्यूनल के परमिशन से ऑल्टरेशन कर सकते हो। बिकॉज उसमें प्रोसीजर्स कम है इसीलिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को थोड़ा ज़्यादा इजी माना जाता है ऑल्टरेशन करने के लिए। नेक्स्ट इज़ लिमिटेशन ऑफ पावर। इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई भी चीज़ मेमोरेंडम में मेंशन नहीं की है तो कंपनी वो काम कर ही नहीं सकती है। लेकिन आर्टिकल्स में जो प्रोसीजर दिया है, अगर कोई कंपनी वो आर्टिकल्स के प्रोसीजर को टाइम से फॉलो नहीं कर पाता है तो बाद में आप उसमें एक रेजोल्यूशन पास करके उस डिसीजन को फ्यूचर में एक्सेप्ट कर भी सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने प्रीवियस एग्ज़ाम्पल में देखा था कि भाई डायरेक्टर्स ढंग से अपॉइंट नहीं हुए थे, तो ठीक है तब आपसे गलती हो गई, आपको जब ध्यान में आया तो आप के आर्टिकल्स के हमने ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किए हैं, तो आप मेंबर्स का परमिशन लेके अभी डायरेक्टर्स को बैक डेट से भी आज के दिन में अप्रूव कर सकते हैं। सो इफ़ एनी एक्ट इज़ डन बियॉन्ड द पावर्स ऑफ आर्टिकल्स, मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन सैंक्शन द सेम। तो नेक्स्ट है रिलेशंस या फिर बोल सकते हैं पर्पस उसका। तो मेमोरेंडम क्या करेगा, वो आउटसाइड पार्टीज़ के साथ, पब्लिक के साथ कंपनी के क्या रिलेशन रहेंगे उसको डिफ़ाइन करेगा। और आर्टिकल्स क्या करेगा, जो इंटरनल कंपनी के एम्प्लॉयज़ है और मेंबर्स है उनके आपस में क्या रिलेशन रहेंगे, उनके आपस में क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिफ़ाइन करेगा। सुप्रीमसी मतलब प्रायोरिटी। मेमोरेंडम ज़्यादा ऊपर है, ज़्यादा आर्टिकल्स के ऊपर है और आर्टिकल्स मेमोरेंडम के सबऑर्डिनेट में है। मतलब आर्टिकल्स में जो भी प्रोविज़न है उसको मेमोरेंडम को ध्यान में रख के प्रोविज़न बनाना है, लेकिन मेमोरेंडम कभी आर्टिकल्स का ध्यान नहीं रखेगा प्रोविज़न बनाने के टाइम पे। तो थर्ड पार्टी का, बिकॉज हमने पहले रिलेशन में देखा था कि मेमोरेंडम आउटसाइड लोगों के लिए है, तो
जब जो थर्ड पार्टी है वो मेमोरेंडम का बेनिफिट ले सकती है, लेकिन जो थर्ड पार्टी है उसको आर्टिकल के किसी प्रोविज़न से बेनिफिट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मेमोरेंडम में क्या क्या क्लॉजेस है। नेम क्लॉज, ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। और आर्टिकल्स में क्या क्या प्रोविज़न रहेंगे। प्रोविज़न रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल, प्रोविज़न रिलेटिंग टू जनरल मीटिंग, प्रोविज़न रिलेटिंग टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वोटिंग राइट एक्सेट्रा। तो इसके साथ हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का चैप्टर ख़त्म होता है। आप सेशन 1 और 2 भी ध्यान से देखिएगा और उस पर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर भेजिए कि मैंने रिसेंटली ये वाला चेंजेस किया है, मुझे काफ़ी फीडबैक मिले कि हिंदी में समझाइए, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं हिंदी में समझाऊँ। और उसमें मैं इंग्लिश भी इसीलिए डाल रही हूँ बिकॉज़ जब मैं खुद पढ़ाई करती थी और जब मैं एग्ज़ाम में लिखती थी तो मुझे याद आता था कि टीचर क्या बोल रही है और वो सेंटेंसेस मुझे याद आते थे और वो सेंटेंसेस मैं वैसे ही एग्ज़ाम में लिखती थी। तो मुझे जब मैं हिंदी में पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया, लेकिन मुझे ये डाउट होता है कि आप लोग जब एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको लिखना तो इंग्लिश में ही है, तो आप इस चीज़ को एग्ज़ाम में ऑन द स्पॉट ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे। आई एम एक्चुअली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो इसलिए मुझे प्लीज़ इस बात पे फीडबैक दीजिए कि ये हिंदी में ही आप कंफर्टेबल है कि शुड आई स्विच बैक टू इंग्लिश, या फिर हिंदी और इंग्लिश का एक मर्जर सॉर्ट ऑफ आप चाहते हैं। पर उससे क्या होता है, मर्जर में आपका भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, आपको वीडियो भी थोड़ा ज़्यादा लंबा बनता है। तो इसलिए मुझे प्लीज़ इसके बारे में आप फीडबैक दीजिएगा। और बाकी के जो 2 सेशंस हैं, सेशन 1 और सेशन 2 ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्लीज़ चेक देम आउट and prepare them accordingly. Thank you.